स्टूडेंट, हम अब बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन में चौथी विधि मुकुलन के बारे में। मुकुलन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव के शरीर पर लगातार कोशिका विभाजन के कारण शरीर में एक प्रवर्ध विकसित हो जाता है, एक उभार आ जाता है। इस प्रवर्ध को हम यहाँ उभार भी लिख सकते हैं सरल करने के लिए। एक उभार विकसित हो जाता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल विकसित होकर एक नया जीव बन जाता है। आइए हाइड्रा में से एक बार समझ लेते हैं। तो अगर मैं हाइड्रा का चित्र आपको बनाता हूं तो हाइड्रा कुछ इस तरह का होता है। तो हाइड्रा कुछ इस तरह का जीव है। इसमें होता क्या है हाइड्रा में? हाइड्रा में धीरे धीरे कोशिकीय विभाजन के कारण एक निश्चित क्षेत्र पर एक उभार आ जाता है, एक छोटा सा उभार बन जाता है। इस उभार को हम कहते हैं मुकुल। मुकुल, ये मुकुल ही विकसित होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, अब आपको समझ आ जाएगी। जिसमें जीव के शरीर पर लगातार कोशिका विभाजन के कारण शरीर पर एक प्रवर्ध या उभार विकसित हो जाता है जिसे मुकुल कहते हैं, और यह मुकुल विकसित होकर नया जीव बनेगा। तो हाइड्रा में होता क्या है कि ये जो मुकुल है ये धीरे धीरे विकसित होने लगता है, और इस विकसित होते मुकुल से एक नया जीव बनने लगता है। तो यहां एक नया जीव विकसित हो जाता है, और जब यह जीव पूरी तरह विकसित हो जाता है तो यह अपने जनक से विगत अलग हो जाता है और अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। जब ये विकसित हो जाएगा तो ये अपने मूल जनक से अलग हो जाएगा। वो आप समझ सकते हैं, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये किसमें हमने मुकुलन के बारे में देखा? ये हमने मुकुलन के बारे में देखा हाइड्रा में। इसी प्रकार से मुकुलन दिखाई देता है यीस्ट में। यीस्ट में होता क्या है? यीस्ट में कोशिका बन जाए, यीस्ट के ऊपर एक उभार निकल आता है सही, और यह उभार भी धीरे धीरे विकसित होकर एक नया जीव बन जाता है, और कभी कभी एक पूरी श्रृंखला बन जाती है यीस्ट में, तो कि एक जीव के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह से एक बहुत बड़ी श्रृंखला मुकुलन द्वारा बन जाती है। तो ये जो हमने पूरा समझा है, ये पूरी प्रक्रिया है मुकुलन के बारे में। तो हम यहां से फिर से एक बार देख लेते हैं मुकुलन में होता क्या है। मुकुलन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव के शरीर पर कोशिका विभाजन द्वारा एक उभार, एक प्रवर्ध बन जाता है। इस प्रवर्ध को हम बोलते हैं मुकुल। ये मुकुल धीरे धीरे विकसित होकर एक नया जीव का रूप ले लेता है। तो ये हमने पढ़ा मुकुलन के बारे में। इससे अगली विधि जो हमारे पास है वो है कायिक प्रवर्धन। तो अगली जो हम विधि पढ़ रहे हैं वो है कायिक प्रवर्धन। फिर से हम शब्द पर ध्यान दें तो शब्द कहता है कायिक। कायिक का अर्थ है काया, काया शब्द से बना है, और काया का मतलब होता है शरीर, यानी कि शरीर के किसी भी भाग से प्रवर्धन होना, एक नए पौधे का विकसित हो जाना कायिक प्रवर्धन है। बिल्कुल इसी तरह हम शब्द को समझते हुए ही उत्तर बनाएंगे। तो अगर कोई पूछता कायिक प्रवर्धन क्या है तो आप लिख सकते हैं अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पादप के भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों आदि से नया जीव विकसित होता है। इसमें लैंगिक अंग भाग नहीं ले रहे, पुष्प भाग नहीं ले रहा है। बिना नाम मादा युग्मक के शरीर के किसी भी भाग से, जड़ से, तने से, पत्ती से कोई एक नया जीव विकसित हो जाए तो इसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ऐसा प्राकृतिक रूप से हम बहुत से जीवों में देखते हैं, बहुत से पौधों को देखते हैं, खासतौर पर पादपों में ऐसा दिखाई देता है। जैसे कि अगर आप यहां समझते हैं, ये गन्ने की बात मैं कर रहा हूं। अगर गन्ने की आप जो गांठ होती है बीच में, दो पोलियों के बीच में जो गांठ रहती है, अगर आप उस पर ध्यान दें तो ये जो इस पर एक उभार निकल आता है, एक मुकुल निकल आती है, ठीक मुकुल, एक कोंपल एक निकल आती है। अगर हम गन्ने को यहां से काट कर और इस टुकड़े को जमीन में दबा दें जिसके ऊपर एक कोंपल है, तो आप देखते हैं कि यह वृद्धि करके एक नया पौधा बन जाएगी, नीचे जड़ें निकल आएंगी, ऊपर से पौधे का परोह भाग वृद्धि कर जाएगा। तो यह कायिक प्रवर्धन है। ऐसा अपने आप प्राकृतिक तरीके से भी होता रहता है। गन्ना मिट्टी में गिर जाता है, जहां गिर जाता है वहां नीचे से जड़ें निकल लेते हैं, ऊपर से जो इसकी
ये कोपल है, ये वृद्धि करके नया पौधा बन जाती है। इसी प्रकार से आलू में देखते हैं। आलू में आपने इस आंख को देखा होगा, ये जो आंख है इस पर कुछ समय यदि आप घर पे छोड़ दें, ऐसे ही पड़ा रहने दें आलू को, तो आप क्या देखते हैं, प्राकृतिक रूप से यहाँ एक छोटा सा पौधा विकसित हो जाता है। ये पौधा वृद्धि करता है। अगर हम यहाँ से आलू को काट कर दबा दें, इस पूरे आलू को जमीन में दबा दें, तो ये जो पौधा है ये वृद्धि करके नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। ये तना है, ये भी तना है। अब हम देख रहे हैं तने में एक नया पौधा विकसित हो गया तने के द्वारा, और यहां भी तना, आलू भी तना होता है तो तने द्वारा एक नया पौधा विकसित हो रहा है। तो यहीं से ये पौधा बड़ा हो जाएगा और यहाँ पौधा वृद्धि करेगा और इस पर फूल पत्तियां आने लगेंगी। तो हम यहाँ देखते हैं नीचे इसकी जड़ें निकल आएंगी। तो ये जो है एक नया पौधा विकसित हो गया तने के द्वारा। तो यहाँ बीज ने भाग नहीं लिया, पुष्प ने भाग नहीं लिया, बिना बीज के पौधे उग गए हैं। ऐसे ही हम ब्रायोफिल्म की बात करें तो ब्रायोफिल्म में यहाँ पर पत्तियों के सिरों पर नए पौधे बनने लगते हैं। मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा। तो ये ब्रायोफिल्म में ऐसा खासतौर पर पत्थरचट बोलते हैं इसको हिंदी में, आपका आसपास ही मिल जाएगा, ये आराम से उपलब्ध पौधा है। तो यहां से इस पे बहुत सारे नए पौधे उगने लगते हैं। तो ब्रायोफिल्म जिसे हम पत्थरचट भी कहते हैं, इसकी पत्तियों पर नए पौधे अपने आप उग जाते हैं। नए पौधे सिर्फ पत्तियों पर ही विकसित हो जाते हैं, काया पर ही विकसित हो जाते हैं, शरीर पर विकसित हो जाते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। तो ये तो हमने कुछ कायिक प्रवर्धन के प्राकृतिक उदाहरण पढ़े जो अपने आप होते रहते हैं। आपको बता दूं मैं, ब्रायोफिल्म को हम पत्थरचट कहते हैं। आपको आसानी से अपने आसपास मिल जाएगा पौधा। अब इसको पत्थरचट जो कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, जानने की है। अगर इस पत्ती को रोज खाया जाए तो यह शरीर में जमा खासतौर पर हमारे जो किडनी में स्टोन हो जाते हैं उनको पिघला देती है और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद वो गलकर बाहर निकल जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं पत्थरचट, जो पत्थर को समाप्त कर देता है। आपके आसपास ढूंढिए, आसानी से मिल जाएगा। अगली विधि हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन। तो प्राकृतिक रूप से हो रहा है, कुछ जगह इसको कृत्रिम रूप से भी किया जाता है नए पौधे पैदा करने के लिए। जैसे कि आपने सुना होगा कलम लगाना, ये करते हैं गुलाब में और गन्ने में। तो गन्ने को भी काटकर जमीन में गाड़ देते हैं इसके टुकड़ों के रूप में। प्राकृतिक रूप से भी होता है ये गन्ने में, लेकिन हम इसे कृत्रिम रूप से भी करने लगे हैं। इसी प्रकार से गुलाब की डंडियां आप लेकर काट देते हैं, जमीन में दबा देते हैं, नीचे जहां दबाते हैं वहां से उसमें जड़ें निकल आती है और ऊपर से पत्तियां उसमें निकल आती हैं। तो इस तरह गुलाब की कलम लगाते हैं। दाब लगाकर अंगूर और चमेली जैसे पौधों को उगाया जाता है। आप पुदीना यदि बात करें तो पुदीने को भी इसी विधि से उगाया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं कि एक पौधा है, जैसे कि उसकी जो शाखाएं होती है ना, एक पौधे की शाखाएं हैं मान लीजिए ये इस तरह की, और तो अगर हम इस शाखा को यहां से दबा देंगे मिट्टी में, दाब लगाकर जबरदस्ती नीचे की ओर दबाकर मिट्टी में दबा देंगे तो यहाँ जड़ें निकल आएंगी, और फिर हम इसे यहां से काट देंगे तो एक नया पौधा बन गया। तो इस तरह से दाब लगाकर नए पौधे विकसित किए जाते हैं प्राकृतिक प्रवर्धन द्वारा। फिर होता है कलम चढ़ाकर, इसको हम रोपण विधि बोलते हैं। आम अमरूद में विशेष प्रकार की किस्म पैदा करने के लिए ऐसा किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं आप देखिए कि अगर मान लीजिए एक तना है, एक पौधे का तना बहुत मजबूत होता है और दूसरे किस्म के पौधों की जड़ें फल बहुत बढ़िया लगते हैं आम के, तो हम क्या करते हैं, हमें एक मजबूत तने वाला और बढ़िया आम वाला पौधा चाहिए, फल बढ़िया चाहिए और तना मजबूत चाहिए। तो क्या करते हैं कि वो पौधा जिसका तना बहुत मजबूत है उसको जमीन में छोड़कर उस तने को इस तरह काट देते हैं और उसमें दूसरे पौधे का तना लगा देते हैं जिसके फल बहुत बढ़िया आते हैं, ऊपर का हिस्सा उसका लगा देते हैं, फिर इसे बांध देते हैं यहां से, और ये कुछ दिनों में जुड़ जाता है आपस में। तो इस तरह एक नया पौधा बन जाएगा जिसकी तना निचला हिस्सा अलग पौधे का और ऊपर का हिस्सा अलग पौधे का। इसे रोपण विधि कहा जाता है या कलम चढ़ाकर इसे उगाया जाता है। ऐसा लीची में करते हैं, अमरूद में करते हैं। एक ही पेड़ की शाखाओं को भी रोपण विधि द्वारा बदला जा सकता है। एक ही पेड़ पर अलग अलग किस्म के आम लगाए जा सकते हैं इस विधि द्वारा। दूसरा होता है कलिका चढ़ाकर। ये नींबू और बोगनविलिया में जो कलिकाएं होती हैं पौधे की छोटी छोटी, उन कलिकाओं को ही रोप दिया जाता है और इसे नींबू और बोगनविलिया आदि में बहुत सारे पौधों में इसको भी किया जाता है। अगला है हमारे पास उत्तक संवर्धन। इसमें कोशिका का उत्तक लेकर उससे नया पौधा विकसित किया जाता है और ऑर्नामेंटल जो हमारे पौधे, सजावटी जो पौधे हैं हमारे घरों में हम लगाते हैं, उन्हें ज्यादातर इसी विधि द्वारा उगाया जाता है। रबड़ के पौधे को भी इस विधि द्वारा उगाया जा रहा है, ऑर्किड पौधे को भी इस तरह उगाया जा रहा है। तो अब हम विस्तार से इस उत्तक संवर्धन को अलग से पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारी किताब में इसके बारे में विस्तार से है।
तो हम इसे एक बार अलग से पढ़ लेते हैं ताकि ये हमें काम आए और भविष्य में हम समझ लें कि कैसे होता है उत्तक संवर्धन। तो मैं एक बार बोर्ड को फटाफट साफ कर देता हूं और हम बात करते हैं उत्तक संवर्धन। तो हम पढ़ेंगे उत्तक संवर्धन के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था, कायिक प्रवर्धन का ही एक कृत्रिम तरीका है उत्तक संवर्धन। इस उत्तक संवर्धन में करते क्या है? उत्तक क्या है कि कोशिकाओं का गुच्छा। तो एक कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक अलग तरह का कार्य करता है। तो उत्तक संवर्धन क्या है? उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधे के शीर्ष भाग से, जो पौधे का बिल्कुल टॉप का हिस्सा होता है, अगर हम तने को देखें तो तने का सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है, इस ऊपरी हिस्से में थोड़े से उत्तक ले लेते हैं और पौधे के शीर्ष भाग की कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है। तो यहां से कोशिकाओं का एक गुच्छा लेकर, कोशिकाओं का एक छोटा सा समूह लेकर उस कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती है। तो छोटा सा समूह बना जाती है, इसे कैलस कहते हैं। तो एक कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है, वृद्धि विकास करके कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है। इस कोशिका गुच्छ को हम कहते हैं कैलस। अब जब कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है कैलस, तो इस कैलस को वृद्धि और विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में शांत कर देते हैं। उसे ऐसे माध्यम में रख देते हैं जहां वृद्धि और विभेदन के हार्मोन होते हैं, ऐसे माध्यम में रख देते हैं। तो इससे होता क्या है, फिर इसमें जड़ और पत्तियां, तना, परोह और मूल भाग उगने लगता है। तो इससे जैसे ही परोह और मूल भाग उगने लगता है, पत्तियां आ जाती हैं, तो फिर पौधे को, बहुत छोटा जो नन्हा पौधा उग गया है, उसे पौधे को मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे वो वृद्धि करके विकसित पौधे बन जाते हैं। तो ये है विधि उत्तक संवर्धन। तो फिर क्या क्या, फिर से एक बार बात करते हैं। एक परोह भाग से, पौधे के टॉप के ऊपर के जो हिस्सा है उसमें से थोड़ी सी कोशिकाएं ले ली। इस कोशिकाओं को एक विशेष रासायनिक में, कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा, जहां ये कोशिका वृद्धि की, विकास करके कोशिकाओं का गुच्छा बन गया। इस गुच्छे को हम कहते हैं कैलस, और कैलस को फिर रखते हैं हम एक ऐसे माध्यम में जिसमें वृद्धि और विभेदन के हार्मोन होते हैं, उसे कन्या माध्यम में रख देते हैं। उस माध्यम में फिर पत्तियां और जड़ें निकलने लगती हैं। जब उसमें ऐसा हो जाता है, एक नन्हा पौधा विकसित हो जाता है, फिर इस पौधे को मिट्टी में रोप देते हैं और ये वृद्धि करके एक विकसित पौधा बन जाता है। तो इसे एज इट इज अपने आंसर में भी लिख सकते हैं कि उत्तक संवर्धन क्या है। इस उत्तक संवर्धन का लाभ क्या है? उत्तक संवर्धन के लाभ क्या है? पौधे को बिना बीज के उगाया जा सकता है। सबसे पहले तो बिना बीज के उगाया जा सकता है। हम इसके लिए बीज की आवश्यकता नहीं, केवल पौधे कुछ कोशिकाएं ही ले सकते हैं। कुछ पौधों में साल भर में, तो कुछ में कई वर्षों में बीज आते हैं, तो हमें बीज आने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसे इसी तरह उगा सकते हैं। दूसरा, बिना बीज वाले पौधे भी इस विधि से उगाए जा सकते हैं, जैसे कि गन्ना, जैसे कि गुलाब। ये कुछ ऐसे पौधे, ऑर्नामेंटल, बहुत सारे ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं होते हैं। अब जिन पौधों में बीज नहीं है, उन्हें उगाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि बिना बीज वाले पौधों को भी हम सिर्फ उत्तक संवर्धन द्वारा ही उगा सकते हैं। एक तीसरा जो इसका फायदा है कि उत्तक संवर्धन में उत्तक के छोटे से भाग से अनेक पौधे उगाए जा सकते हैं। तो एक छोटे से भाग द्वारा हम अनेक पौधे उगा सकते हैं। बहुत छोटा सा कोशिकाओं का गुच्छा लेकर उससे अनेक पौधे हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सरल और सस्ती तकनीक है। ये भी इसकी विशेषता है कि तकनीक बहुत कोई ज्यादा पेचीदा तकनीक नहीं है, ज्यादा मुश्किल तकनीक नहीं है। बहुत आसानी से इस तकनीक द्वारा बहुत से पौधों को उगाया जा सकता है। तो हमने अभी पढ़ा उत्तक संवर्धन के बारे में और उत्तक संवर्धन के क्या लाभ हैं इसके बारे में। अब हम जनन की आखिरी विधि, बीजाणु जनन के बारे में पढ़ते हैं। मैं बोर्ड जरा बदल देता हूं। अब हम बात करते हैं अगला, छठा जो हिस्सा है हमारा, वो है बीजाणु जनन। ये बीजाणु जनन क्या है? इसे हम बीजाणु समासंग भी कहा जाता है। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीव जैसे कि राइजोपस, अगर हम राइजोपस का उदाहरण लें तो इसमें ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ विकसित हो जाते हैं। छोटे छोटे एक गुच्छा विकसित हो जाता है, जिसे बीजाणुधानी कहते हैं। एक गोलक बन जाता है, एक गोला बन जाता है ऊपर की ओर, जिसे हम बीजाणुधानी कहते हैं। सूक्ष्म गुच्छ की बजाय आप इसे गोलक लिख सकते हैं। तो एक गोलक विकसित हो जाता है, जिन्हें बीजाणुधानी कहते हैं, जिसमें बीजाणु पाए जाते हैं। यह बीजाणु वृद्धि करके नए जीव उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा बहुत सारे फफूंद में इस तरह का देखा जाता है। अब देखते हैं कि जब आप सब्जियां या दाल सब्जी को रखकर भूल जाते हैं, ब्रेड को रखकर भूल जाते हैं और ढककर छोड़ दें आप इसे, तो कई दिन बाद आप दिखाते हैं तो उसके ऊपर एक रुई जैसी
सफेद सफेद धागे जैसी कोशिकाएं संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। ऐसी जो ये जो संरचनाएं हैं ये असल में एक फफूंद है। तो हम यहाँ राइजोपस के बारे में खासतौर पर पढ़ लेते हैं। राइजोपस जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल धागे की तरह संरचना होती है, इसके ऊपर की ओर ऊर्ध्व धागे कुछ उठते हैं। इन ऊर्ध्व धागों में ऊर्ध्व जो प्रवर्ध हैं इनके भीतर गोलक बन जाता है, ऊपर की ओर सूक्ष्म गुच्छ बन जाता है। इसमें बहुत सारे बीजाणु विकसित होते हैं। ये बीजाणु जब परिपक्व हो जाते हैं तो बीजाणु धानी जो होती है फट जाती है और इसमें से बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। बीजाणु जो होते हैं इनके ऊपर बाहर की ओर एक कोशिका भित्ति होती है जो इन्हें विशेष परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, जब इनके अनुकूल वातावरण नहीं है तब इनकी सुरक्षा करती है। ये बीजाणु वायु में उड़ जाते हैं और कहीं भी गिर जाते हैं, तो जैसे ही इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी तो भित्ति टूट जाएगी और जीवाणु जो है, बीजाणु जो है वो उग जाएंगे और नए जीव के रूप में उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने जनन के सभी 6 प्रकारों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में लैंगिक जनन के बारे में।